हुक का नियम। किसी बंध के तनन कंपन की तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए हुक का नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार न्यू बार बराबर 1/2πc रूट k बटे म्यू। यहाँ पर जो k है ये बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट है, और म्यू रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास होता है m1/m2 m1 प्लस m2। m1 और m2 यहाँ पर बंधित परमाणुओं के द्रव्यमान है। k जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, ये बंध की सामर्थ्य है। बंध जितना मजबूत होगा बंध सामर्थ्य का मान उतना ही अधिक होगा। c यहाँ पर वेलोसिटी लाइट है, प्रकाश का वेग है, ये तरंग संख्या है, वेव नंबर है। इस सूत्र का अप्लाई करके हम किसी भी बंध के तनन कंपन की तरंग संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इस समीकरण के अनुसार हमने ये देखा है कि तरंग संख्या समानुपाती है रूट के अर्थात फोर्स कांस्टेंट का मान जितना ज़्यादा होगा तरंग संख्या का मान उतना ही अधिक होगा। उस बंध को तनन कंपन के लिए उतनी ही अधिक तरंग संख्या की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार न्यू बार व्युत्क्रमानुपाती है रूट म्यू का मतलब समानित द्रव्यमान, अर्थात बंधित परमाणुओं का द्रव्यमान जितना अधिक होगा बंध उतना ही कमज़ोर होगा। बंध कमज़ोर होगा तो उस बंध को कंपन करने के लिए कम तरंग संख्या की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है अवरक्त स्पेक्ट्रम का मापन, मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम, अर्थात IR स्पेक्ट्रम को किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से मापते हैं। तो देखिएगा IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए गैसीय या द्रव अवस्था में यदि कोई पदार्थ है तो उसे सीजियम आयोडाइड के सेल में लेते हैं, जबकि ठोस पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसके KVR के साथ प्लेट अर्थात नूजल या नूजल मोल के रूप में लिया जाता है। KVR के साथ यदि स्पेक्ट्रम लिया जाए तो उसका एक फ़ायदा यह है कि KVR IR स्पेक्ट्रम नहीं देता है, अर्थात किसी प्रकार की अवशोषण प्रदर्शित नहीं करता है, जिससे कि हमें डाटाज का एनालिसिस करने में सुविधा रहती है। जबकि यदि नूजल मोल में यदि IR स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो चूँकि नूजल मोल हाइड्रोकार्बन होने के कारण वो खुद की अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अतः हम द्रव और गैस अवस्था को तो सीजियम आयोडाइड के सेल में लेते हैं, जबकि ठोस अवस्था को KVR के साथ काम में लेकर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। और इनका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अवशोषण की तीव्रता और तरंग संख्या के विरुद्ध आलेख खींचा जाता है। जिस तरीके से पैराजाइलिन का एक उदाहरण है, इसमें आप देखिएगा एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखा रखा है। ये तो प्रतिशत पारगम्यता है। प्रतिशत पारगम्यता का मतलब होता है अवशोषण की तीव्रता। यहाँ पर तरंग संख्या है, तरंग संख्या होती है 4000 से लेकर के 667। ये IR क्षेत्र की तरंग संख्या है। अब इनमें जो ये पीक दिखाई दे रही है ये अलग अलग बंध के कंपन संख्या को दिखाई देगी, अलग अलग बंध की कंपन संख्या को दिखाई देगी। जैसे तो उसी के अकॉर्डिंग ये इससे हम संरचना का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट रीजन, अंगुल छाप क्षेत्र। देखिएगा IR क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। एक तो है नियर IR क्षेत्र, एक IR क्षेत्र और एक फार IR क्षेत्र। नियर IR क्षेत्र से नीचे का जो क्षेत्र है अर्थात 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से जो नीचे का क्षेत्र है उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब होता है ये वो क्षेत्र है जिसमें ज़्यादातर समानता रखने वाले यौगिकों की संरचना का निर्धारण भी किया जा सकता है। जैसे फिंगरप्रिंट लेते हैं हम, किसी भी आदमी में देखा जाए यदि उसकी शक्ल समान है तो हम क्या करते हैं, उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, क्योंकि शक्ल एक जैसी हो सकती है लेकिन फिंगर की जो अंगुलियों की जो निशान है वो अलग अलग होने के कारण उसकी पहचान की जा सकती है। इसी तरीके से ये जो 1500 से नीचे का जो क्षेत्र है उसमें समानता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों को भी निर्धारित किया जा सकता है। अब इस क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा है, 1500 सेंटीमीटर से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स और 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे वाला क्षेत्र।
1500 सेंटीमीटर से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र में है के आसपास डबलेट की उपस्थिति होती है तृतीयक ब्यूटिल, अर्थात जो तृतीयक ब्यूटिल है वो इस रेंज में अपनी अवशोषण प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार 1350 से 1000 के बीच में है, 1350 से 1000 के बीच में कार्बन ऑक्सीजन वाला जो बंध है वो अपनी अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार 1000 सेंटीमीटर से नीचे का जो क्षेत्र है उसमें ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें सिस और ट्रांस के जो दो समायवी है वो अपनी अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। सिस वाला समायवी 700 पर अपनी अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है, जबकि ट्रांस वाला 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर अपनी अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। कौन सा बंध किस स्थिति पर अपना अवशोषण बैंड प्रदर्शित करेगा ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित है। देखिएगा आप IR बैंड की स्थिति ये पहले से निर्धारित है। जैसे CH बंध जो कि एलिफेटिक है एरोमेटिक है वो 3000 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर अपनी अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार CH डबल बॉन्ड वाला है वो 3000 से 3200 पर देता है। CH जो सिंगल बॉन्ड है लेकिन वो एलिफेटिक है तो 2800 से 3000 के बीच में अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। CH जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो 3300 पर अपने अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। सिंगल बॉन्ड वाला 1400 से 1500 पे, डबल बॉन्ड 1600 पे, ट्रिपल बॉन्ड 2200 पे। ये जो OH बंध है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है OH बंध है ये 2500 से 3000, अर्थात ये अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड है। यदि किसी अवशोषण स्पेक्ट्रम में 2500 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड प्राप्त होती है तो हम ये आइडिया लगाएंगे कि वहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। इसी प्रकार आप देखिएगा अलग अलग समूहों की जो अवशोषण बैंड है, एल्डिहाइड की 2720, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक में जो कार्बोनिल है उसकी 1700 से 1725, कीटोन की 1705 से 1725, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल वाला है 1720 से 1740, एस्टर का जो कार्बोनिल है 1735 से 1750, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन अर्थात ईथर की 1070 से 1150, नाइट्राइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन की है 2200 से 2500। तो ये विभिन्न प्रकार के बंधों की अवशोषण बैंड है जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, अर्थात इनको याद करना पड़ेगा। इसी के आधार पर ही हम अज्ञात संरचना वाले यौगिकों की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। थैंक यू।